जैसे कि जब नंबर्स की फॉर्मेशन हुई तब वुमन को नीड पड़ी कि भाई हम काउंटिंग करेंगे। और काउंटिंग कैसे करेंगे, जैसे कि कोई आदि मानव है, आदि मानव अब वहाँ पे क्या करने गया, शिकार करने गया। और उनके कबीले के मालिक ने, जो कबीले का जो हेड है, उसने कहा कि आज आपको 3 हिरन मार के लेके आनी है। और उस 3 हिरन को डिनोट करने के लिए उस टाइम वो सिंबल्स का स्टेट लाइन, ऐसे स्टेट लाइंस को डिनोट करते थे ऐसे करके, ठीक है। तो 1 हिरन को 1 से, 2 को 2 से। तो इसी तरीके से जब हम इंसान को ज़रूरत पड़ती गई तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज किया। जैसे सिर्फ स्टार्टिंग में हम कुछ नहीं देखे तो कोई साइंस, कोई मैथ कुछ नहीं था। सिर्फ जो ज़रूरत पड़ती थी उसको इजी करने के लिए जो हम इजी कर सकते थे उसका हमने यूज़ किया। जैसे कि 1 को डिनोट कर लेके उन्होंने सिंबल बनाया, 1, 2 को ऐसे, 3 को करने के लिए ऐसे, 4 को ऐसे। इस प्रकार से ऐसे ही आगे जाके नंबर्स का इवोल्यूशन हुआ। नंबर्स का इवोल्यूशन होने के बाद डिफरेंट नंबर के ऊपर हम काम करते गए, क्योंकि हमें अपने रियल लाइफ को, हमारे जो सराउंडिंग्स है उसको समझना था कि आखिरकार ये चीज़ें ऐसे नेचर काम कैसे करता है। तो ऐसे ही नंबर्स की फॉर्मेशन हुई। ऐसे ही जब हम देखने लगे कि हमारे रियल लाइफ में हर चीज़ के एक दूसरे के बीच में रिलेशन है, तो उस रिलेशंस को समझने के लिए भी हमें कोई मैथमेटिकल फॉर्म चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म, अगर किसी चीज़ का हम फ्रेमवर्क, मैथमेटिकल फ्रेम या मैथमेटिकल को मॉडल बना लेते हैं तो उसके फर्दर जो उसकी हम कैलकुलेशंस हैं वो मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। तो रियल लाइफ को समझने के लिए हमें मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ी, ठीक है। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आई, बहुत सारी चीज़ों को हमने एक्सप्रेशंस में शो किया। फिर रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, जैसे माता और पिता में एक फादर और सन का रिलेशन होता है, टीचर और स्टूडेंट में टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशन होता है, ठीक है। और चेयर में एक, और चेयर के ऊपर जो बैठने वाले इंसान का रिलेशन क्या है कि वो उसके ऊपर बैठा है, वो बैठने के लिए उसको चेयर यूज हुई है। तो रियल लाइफ में हर चीज़ में देखें तो हम हर किसी न किसी चीज़ में एक दूसरे की चीज़ में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। उसी रिलेशन को, जैसे जो भी रिलेशन हम पढ़ते हैं, जैसे तो जो आपके माइंड में कुछ भी जो रिलेशन आए वो समझ लो, ठीक है। जैसे बस का ड्राइवर के साथ क्या रिलेशन है कि बस को चलाता है ड्राइवर। तो हर ऐसे रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए उसको रिलेशन को एज इट इज़ वर्ड उठा लिया गया कि ये रिलेशन है। तो क्या बोला गया कि हमारे सराउंडिंग्स को समझने के लिए उसी रिलेशन को जस्ट उठा के मैथमेटिकल फॉर्म दे दी गई, ठीक है। और इसके बाद ही इसके एक्सटेंशन के ऊपर हम फंक्शंस पढ़ेंगे, और फंक्शंस के बाद ही हम देखते हैं कि आजकल हायर मैथमेटिक्स और जितने भी हम मैथमेटिक्स के अंदर काम करते हैं मैक्सिमम हायर लेवल के ऊपर हर जगह आपको फंक्शंस और रिलेशंस की देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने क्या लिखा है कि द आइडिया ऑफ द स्टडिंग रिलेशन इज अ मैथमेटिकल कम फ्रॉम वेरी बेसिक नीड्स, हाउ आर द ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर्स। कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों में वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बस उसी रिलेशन को जानने के लिए हमने एक नया वर्ड जो मैथमेटिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम एज रिलेशन बोलते हैं। और इसी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेफिनेशन दी गई उसकी, कि कोई भी शेप हो, कोई भी सेट हो। जब हम नंबर्स क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हम जनरली सेट्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सेट होता क्या है कि अभी वो 11th का टॉपिक है, उसको पूरा एलबरेट नहीं करूँगा। सेट क्या है कि ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, आप ये समझिए अभी के लिए। तो उनके कलेक्शन को, मान लो 2 सेट हैं, उन 2 सेट के बीच में क्या क्या रिलेशन होंगे, क्या क्या रिलेशन आप बना सकते हैं, और ठीक है। और इसीलिए इसी तरीके से आगे जाके हम रिलेशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और मैंने यहाँ पे 2-3 डिफरेंट डेफिनेशंस देने की कोशिश की है। इससे हम पता चलता है कि एग्जैक्ट जो फाइनल डेफिनेशन आपकी बुक में एनसीईआरटी के अंदर मिलेगी वो इसी से फॉर्मलाइज होकर बनी है। क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में मैथमेटिशियन ने डिफरेंट डेफिनेशन देने की कोशिश की रिलेशन की, बट कोई भी फॉर्मलाइज तरीके से नहीं थी कि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट काम किए। फिर बाद में जाके हम देखेंगे, स्टार्टिंग में हम रिलेशन को एज ए जनरल रिलेशन समझ रहे हैं, जो हम किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशन होता है, वैसे ही आगे जाके हम उसको फॉर्मलाइज करते जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट करते जाएंगे, फिर लास्ट में समझ पाएंगे उसको हम कि वो लास्ट में जो एनसीईआरटी के अंदर जो डेफिनेशन दी गई वो आखिरकार है क्या, या फिर डायरेक्ट मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है रिलेशन की वो मैंने आपको बता दी, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे आखिर है क्या, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड दैट्स ऑल।
तो मैंने क्या कहा कि रिलेशन आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, उसी को समझने के लिए हमें क्या पता, उसी को समझने के लिए क्या डिफाइन किया गया, रिलेशन डिफाइन किया गया। ए रिलेशन इज अ रूल दैट डिफाइन द कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स। मैंने बोला था सीता इज वाइफ ऑफ राम। इसमें क्या है, जो ये रूल है, ये क्या है, ये क्या है, रूल है, जिससे क्या हो रहा है, क्या डिफाइन हो रहा है कि सीता और राम के बीच में एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज रूल। एक रिलेशन क्या है, एक रूल है जो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। सिंपल सी बात ये है रिलेशन की, ज़्यादा दिमाग आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ क्या लिखा कि रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड रिलेशन। अब क्या हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता हम रियल लाइफ चीज़ों में ऐसे लिख तो रहे हैं कि भाई हम दो चीज़ों में को रिलेट कर रहे हैं तो उसको हम रिलेशन बोलते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। अब क्या है, एक सेट में मैं डाल देता हूँ मेंस के नाम राम श्याम जो भी हैं, और दूसरे सेट में डाल देता हूँ मैं उनके वाइफ्स के नाम सीता रानी जो भी है। उनको हम बीच में मैंने रूल डिफाइन कर दिया वाइफ का, तो मैं ऐसे रेट करता जाऊँगा कि सीता इज़ द वाइफ ऑफ राम, रानी इज़ द वाइफ ऑफ श्याम, इस टाइप से। तो उन दो सेट्स में द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, उन दो सेट्स के एलिमेंट्स में इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। जो उन दो सेट में रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ में आप क्या करते रहना, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। अब हम पूरा सिलेबस करेंगे यूट्यूब के ऊपर फ्री में, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, और उस शॉर्ट नोट्स में जब हम एग्ज़ाम के पास पहुंचेंगे, जब वो 2 या 3 घंटे के जो नोट्स होंगे वही हमारे सबसे ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाना उसके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके आप देख सकते हो आगे। अब जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो एग्जैक्टली डेफिनेशन है एनसीईआरटी के अंदर एक रिलेशन की, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या समझेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक रोज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी की हेल्प से, ठीक है। अब एज ए आप ये समझना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो चीज़ डिफाइन की गई हैं सेट के अंदर उसमें एब्स्ट्रैक्ट में, तो उसके ऊपर हम आगे चलते चलते पता करेंगे कि कैसे हम इसकी हेल्प से रिलेशन की डेफिनेशन को समझ पाएंगे। उसने क्या बोला, उसने बोला कि ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। डेफिनेशन दी क्या किस चीज़ की, ए क्रॉस बी की इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। एक सेकंड मैं इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन। A cross B is a set of all ordered pairs where A belongs to set A and B belongs to set B, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे नोट करते हैं,
ऑर्डर्ड पेयर्स तो आपने काफ़ी टाइम से पढ़ते आ ही रहे हैं। तो उससे पहले हम जानने के लिए मान लेता हूँ मैं एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स मान लेता हूँ मैं 4, 5। तो उसने क्या बोला, ए क्रॉस बी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर जैसे ए, बी, और उसमें ए कहाँ से होगा, कैपिटल ए सेट से, और बी कहाँ से होगा, सेट बी से। तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ए क्रॉस बी भी क्या है, एक सेट है, और सेट को हम कैसे करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज कर देते हैं उनके एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट्स को किससे कनेक्ट करेंगे, 4 से, फिर इसके एलिमेंट्स को किससे कनेक्ट करेंगे, 5 से। तो क्या आ जाएगा, 1, 4, 1, 5। ठीक है, अब 1 का हम यहाँ से हमने 1 उठाया और b के हर एलिमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। अब बारी किसकी है, 2 की। 2 का हम किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, फिर 2 का किसके साथ करेंगे, 5 के साथ। अब 2 का भी काम कंप्लीट हो चुका है। अब किसकी बात करेंगे हम, 3 से। 3 का 4 के साथ एंड 3 का 5 के साथ। तो ये क्या है कि ए क्रॉस बी हमने डिफाइन कर दिया। जस्ट एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें हम रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को, बाद में हम इसी से रिलेशन डिफाइन करेंगे। जैसे कि ए क्रॉस बी हमने क्या किया, ए से पहला एलिमेंट उठाया, इसके दोनों एलिमेंट के साथ अरेंज कर दिया, फिर यहाँ से दूसरा एलिमेंट उठाया दोनों के साथ, तीसरा एलिमेंट उठाया दोनों के साथ। तो ये हमारा क्या डिफाइन हो गया, ए क्रॉस बी। तो अगर ए चेंज करेंगे और बी चेंज करेंगे तो ए क्रॉस बी भी क्या होता है, वो क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम। उससे पहले अगर आपने सेट पढ़ा होगा तो उसमें हम ए क्रॉस बी की सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन को लिखने की ट्राई करेंगे। ए क्रॉस बी में हो क्या रहा है, जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, ज़रा ध्यान से देखो। क्या है ये, 3, 3, 2, 2, 1, 1। ये सभी एलिमेंट्स किसके हैं, किसके हैं, ए सेट के। और इसी प्रकार हम उससे देखें तो सेकंड प्लेस में एलिमेंट्स किसके हैं, 5, 4, 5, 4, 5, 4 किसके हैं, बी के। तो ए क्रॉस बी के अंदर है क्या, ए क्रॉस के बी के अंदर कुछ भी नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर हैं जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है ए से, सेकंड एलिमेंट बिलोंग करता है बी से। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, दैट्स इट। ठीक है, ये हम किसको क्या कर दिया, हमने ए क्रॉस बी का सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब जनरली बच्चों को पता होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, और जो हम ये लगाते हैं, अगर सेट पढ़ा होगा हम 11th क्लास में तो पता हो इसको क्या बोलते हैं, सच दैट। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको अरेंज करना बता देता हूँ कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कि ए क्रॉस बी के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ए कहाँ होगा, कैपिटल ए के अंदर, और बी कहाँ होगा, सेट बी के अंदर। ऐसे हम इसको कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं ए क्रॉस बी को। तो हम
आपको कोई भी दो सेट दे दी जाएं, आपको फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ अरेंज करना है कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, और फिर उसको हम कलेक्टिवली पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे और वो क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी। तो एक फेमस एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार रिलेशन है क्या, और उसमें रिलेशन में ए क्रॉस बी का हम यूज कैसे किया और डेफिनेशंस में उन्होंने। अभी के लिए सिर्फ इस सेट पे ध्यान दो। मैंने रामायण के 4 कैरेक्टर लिए हैं, राम के 4 भाई, कि राम, दूसरे पे कौन था, भरत, तीसरे पे लक्ष्मण, और चौथे पे एज वाइज शत्रुघ्न। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, ए क्रॉस ए डिफाइन किया। ठीक है, ए क्रॉस डिफाइन करने के लिए मैंने दोबारा ए माना और इसमें मैंने डाला राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, मैंने राम को कनेक्ट किया किससे, राम से, ये एलिमेंट आ गया। ऑर्डर्ड पेयर अभी बताया था मैंने। फिर राम को किससे कनेक्ट करेंगे, भरत से, फिर राम को लक्ष्मण से, राम को शत्रुघ्न से, ऐसे कनेक्ट होके बन गए। ठीक है, फिर राम के बाद क्या है, भरत, भरत को फिर राम से, भरत को फिर भरत से, भरत को फिर लक्ष्मण से, भरत को फिर शत्रुघ्न से। इस तरीके से हमने पूरा एक रो से बना लिया, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, और उनके दोनों के बीच में, जैसे राम और सीता के बीच में मैंने अभी पहले डिफाइन किया था एज ए वाइफ, तो ऐसे मैं यहाँ पे रूल डिफाइन करता हूँ कौन यंगर है। ठीक है, अब इन दो ए और ए, अब की बार क्या है, पहले ए और बी अलग अलग सेट हो सकते थे, पर फिलहाल हम ए और दोनों सेट ए लेके सेम सेट लेके काम कर रहे हैं। तो इन ए सेट में भी क्या है, राम के चारों भाई, बी सेट में भी क्या है, राम के चारों भाई। अब तुम इन दोनों के बीच में जितने भी रिलेशन, जो वो मैथमेटिक्स वाला रिलेशन नहीं, जो अपने दिमाग में आप जो रिलेशन बना सकते हो, जितने भी रिलेशन बना लो। ठीक है, कौन सा बड़ा भाई है उसका हम बनाएंगे। अगर मैंने बड़ा छोड़ के मैंने बना दूंगा कौन सा छोटा भाई है, वही बना देंगे। इनके फादर्स का क्या नाम है, फादर्स के अकॉर्डिंग में जो रिलेशन है कि भाई राम के पिता तो ऑब्वियस सेम थे, इनकी माता अलग थी। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम इन दोनों सेट के बीच में आप जितने भी रिलेशन डिफाइन कर पाओ वो कर लेना अभी, पर अभी हम उससे पहले क्या डिफाइन कर रहे हैं, यंगर देन। तो मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, इस रिलेशन भी क्या है, एक सेट ही है। क्या है कि ए किस में जाएगा, ए में, बी किस में जाएगा, वो भी किस में जाएगा, ए में, क्योंकि अगर हम दोनों सेट ए ले लें तो हम ए क्रॉस ए के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, और रिलेशन डिफाइन किया, ए इज यंगर देन बी, ए इज यंगर देन बी। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, बताओ। उससे पहले हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने शो करने के लिए, यहाँ पे है राम, फिर है भरत, फिर है लक्ष्मण, फिर है शत्रुघ्न। ऐसे ही राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मैंने बोला इसमें, इस रिलेशन के अंदर, रिलेशन को मैंने एक सेट आर से डिनोट किया, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए कहाँ होगा, ए के अंदर, बी भी क्या होगा, ए के अंदर, और मैंने क्या कहा कि ए इज़ यंगर देन बी, जो ए होगा वो बी से क्या होगा, छोटा होगा। अब मुझे बताओ, राम क्या खुद से राम से छोटा हो सकता है, नॉट पॉसिबल। राम सबसे बड़ा था तो किसी के साथ कोई रिलेशन में बनेगा। ठीक है, इसका राम का इस रूल के अंडर किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। उसी प्रकार हम बात करें, भरत किससे छोटा था, भरत राम से छोटा था। भरत खुद से छोटा थोड़ी ना हो सकता है।
उसी प्रकार भरत, ये सारे दोनों थे, इससे भरत से ऑलरेडी छोटे थे। लक्ष्मण देखो, लक्ष्मण राम से भी छोटा था, लक्ष्मण भरत से भी छोटा था। इन दोनों के बीच में रिलेशन बन गया इस रूल के अंडर। ठीक है। शत्रुघ्न देखो, शत्रुघ्न सबसे छोटा था तो सभी के साथ रिलेशन बनेगा। शत्रुघ्न का राम के साथ, शत्रुघ्न का भरत के साथ, शत्रुघ्न का लक्ष्मण के साथ। बट ऑब्वियस है शत्रुघ्न खुद से छोटे थोड़े ना होगा। अब ऐसे जो रिलेट किए हैं, ये जो हमने ग्राफ के थ्रू रिलेट किए हैं, इसी को हम सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, मैंने लिखा, ये मैंने ये भरत से जो मैंने रिलेशन बनाया इधर, ऐसे एरो लगा किसके ऊपर लगाया मैंने, राम के ऊपर। और ये एरो का मतलब क्या है, इज यंगर देन। तो भरत क्या है, यंगर देन राम। ये मैंने आपको ग्राफिकली तो समझाया, बस इसको सेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका पूरे का मीनिंग है क्या, इसका मीनिंग है, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। देखो कैसे हम रिलेशंस को, जो रिलेशंस थे उनको हम मैथमेटिकल्स ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर ऑब्वियस मैथमेटिकल टर्म है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि इस छोटी सी चीज़ से, इस ब्रैकेट से और ऑर्डर्ड पेयर से समझ जाए हम ऑटोमेटिकली कि भरत क्या है राम से छोटा, क्योंकि ऑलरेडी रूल हम डिफाइन करके आए हुए हैं। ठीक है, तो इस भरत से जो राम के ऊपर एरो गई है उसको हम आगे जाके हम ऐसे लिखेंगे अब। ठीक है, तो एरोज का मीनिंग क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हम समझ सकते हैं। तो भरत का किसके साथ आएगा, राम के साथ। फिर भरत का किसी और के साथ है, नहीं है। फिर हम किसके ऊपर चलेंगे, लक्ष्मण। लक्ष्मण का किसके साथ है, राम के साथ और भरत के साथ रिलेशन। लक्ष्मण का किसके साथ है, राम के साथ। फिर लक्ष्मण का किसके साथ है, भरत के साथ। ठीक, अब भरत का भी कंप्लीट हो गया रिलेशन, सॉरी लक्ष्मण का। ठीक है, अब किसके ऊपर चलेंगे, शत्रुघ्न के ऊपर। शत्रुघ्न का किसके साथ रिलेशन है, राम के साथ, इस रूल के अंडर। फिर शत्रुघ्न का किसके साथ रिलेशन है, भरत के साथ। फिर शत्रुघ्न का किसके साथ है, लक्ष्मण के साथ। ये मैंने एक सेट बना दिया। ठीक, अब ये बन रहे हैं, हम कर रहे हैं, बच्चे लगते हैं क्या कर रहे हैं, हम रिलेशन फंक्शन में घबरा जाते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, जनरल रिलेशन ही तो है। अब समझने की कोशिश करते हैं हम इसमें क्या। देखो, अब यहाँ पे हमने रूल डिफाइन किया था यंगर देन का। अब यहाँ पे आप कोई भी डिफाइन कर सकते हो अपनी मर्जी से, ये तो मैंने डिफाइन किया, और हम समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने यंगर देन डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग ये आया हमारा रिलेशन। ठीक है, और इसी हिसाब से देखो आगे जाके डेफिनेशन दी मिलेगी कैसे। अब ध्यान से देखो, आर के जो हर एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट, ये क्या है, सभी के सभी एलिमेंट्स एक रो से के अंदर हैं। ठीक है, देखते हैं राम और भरत, भरत और राम, भरत के साथ राम, ये रहा। फिर है लक्ष्मण के साथ राम, लक्ष्मण के साथ राम, ये रहा। फिर है लक्ष्मण के साथ भरत, ये रहा। फिर शत्रुघ्न के साथ राम, शत्रुघ्न कहाँ गया भाई, शत्रुघ्न के साथ राम, ये रहा। फिर शत्रुघ्न के साथ भरत है, फिर शत्रुघ्न के साथ क्या है, लक्ष्मण।
इसके सारे एलिमेंट्स किसके अंदर हैं, ए क्रॉस ए के अंदर। तो इस समय क्या पता चला कि आर किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का। सेट थ्योरी के अंदर पढ़ के आया होगा, सेट चैप्टर में 11th क्लास में, कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर चले जाएं तो क्या हो जाएगा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब यहाँ पे सबसे समझने वाली बात है, अगर आप यहाँ पे मैंने यंगर देन रिलेशन रूल लिया था, आप अपने अकॉर्डिंग से कोई भी रिलेशन ले लो इन दोनों में, सेम और सेम सेट में, आप कोई भी भाई लगा लो, आप बहन का रिलेशन दो, कोई भी फाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई भी रिलेशन दो उसमें, ठीक है, सभी के सभी जब रिलेशन इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके लाओगे तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे जो इन दोनों के बीच में रिलेशन आपने बनाए, ठीक, अपनी मर्जी से, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ए क्रॉस ए के सबसेट हो जाएंगे। और इसी के ऊपर आगे डेफिनेशन दी गई थी इसकी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बात करेंगे, या पॉज करके देख लीजिए। तो हमने क्या समझा कि आप जितने भी रिलेशन इन दोनों के बीच में, इस सेट के और इस सेट के बीच में बनाओगे और उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सभी के सभी जो सेट आएंगे वो किसी के सबसेट होंगे ए क्रॉस ए के। तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी, थोड़ा कैलकुलेट, थोड़ी सी जैसे हम लैंग्वेज में लिखते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने स्लाइड्स बना ली। आगे हम जनरली सीधा पेन से काम करेंगे। स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर इसमें थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है, इसलिए मैंने लिख दिया टाइम बचाने के लिए, कि नाउ मेक एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। मैंने कहा था कि आप अपनी मर्जी से, मैंने यंगर देन रिलेशन दिया था, आप कोई भी रिलेशन लो, ठीक है, वो रिलेशन आप चेक करेंगे तो यूजिंग एनी रूल, आपने कोई रिलेशन बनाया, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक है, ये हमने डिफाइन किया। अब आप इसको हम थोड़ा जनरल करने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने ए जो राम के चारों भाई थे वो सेट लिया, आप एक कोई भी सेट लो, कोई भी, चेयर्स का, बसों का, गैलेक्सीज का, या कुछ भी, टीचर्स का, क्रिकेटर्स का, कोई भी, ऐसे ही बी कोई सेट लो, कोई भी, ठीक है। और मैंने क्या किया, ए कोई सेट लिया और बी भी कोई सेट लिया और आर डिफाइन किया ए से बी, ठीक है। कोई भी रिलेशन, यंगर देन का या बस का टायर्स के साथ रिलेशन, कोई भी रिलेशन, आपने कोई रूल डिफाइन कर लिया उनके बीच में, वैसे ही आपने एक आर बना लिया। क्या बना लिया, आर। वो आप, हमने देखा कि वो आर है, किसका सबसेट निकल के आ रहा है, ए क्रॉस बी का, ठीक है। और यहाँ से इसकी जनरल डेफिनेशन निकल के आई कि ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट क्या बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। या हम उल्टा समझ सकते हैं कि रिलेशन क्या है, कि ए क्रॉस बी का हर सबसेट क्या है, एक रिलेशन है। जो आपको एनसीईआरटी की बुक्स में जो डेफिनेशन दी गई है उसके पीछे का राज ये है। चुप गया थोड़ा सा इसके नीचे। तो जो हमने डेफिनेशन दी गई, अगर मैं स्टार्टिंग से आपको ये डेफिनेशन देता, थोड़े से कंफ्यूज आप हो जाते कि ए क्रॉस बी, फिर मैं आपको ए क्रॉस बी बता सकता था। ए क्रॉस बी के बाद फिर आपको ये फीलिंग नहीं आती कि आखिर उसका सबसेट होने से वो रिलेशन कैसे बन जाता है। तो जैसे हमने राम का एग्जांपल आपके माइंड में रखना, वो राम के चारों भाई वाला, तो अब आप सोचना उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन बना रहे थे हम, ए क्रॉस ए का सबसेट बन रहा था। तो अगर हम कोई भी ए सेट लेंगे और कोई भी बी सेट लेंगे और मैंने कोई रिलेशन डिफाइन किया इन दोनों के बीच में और रिलेशन भी सेट होगा, तो वो रिलेशन जो सेट है वो किसका सबसेट आ रहा है, ए क्रॉस बी। तो उससे डेफिनेशन आई कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसकी भी एक कहानी है। जब स्टार्टिंग में जब रिलेशन की डेफिनेशन देने की कोशिश की गई तो डिफरेंट डेफिनेशन देने पर डिफरेंट मैथमेटिशियन डिफरेंट डेफिनेशन दे रिलेशंस की, बट हर कोई भी मैथमेटिकल सोसाइटी, मान लो 4 से, एग्जांपल के तौर पर 4 से 5 मैथमेटिकल सोसाइटी हैं। एक सोसाइटी मान रही थी कि इस साइंटिस्ट की डेफिनेशन अच्छी लग रही है हमें, दूसरी मान रही थी इसकी अच्छी लग रही थी, पर हमें ढूंढना था एक ईजीएस्ट फॉर्म, जो सिंपलेस्ट फॉर्म,
ताकि हम बच्चों को समझा पाएँ कि ईजी वे से कि रिलेशन क्या है। ठीक है, तो जब जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी के ऊपर काम किया तो उन्होंने सेट थ्योरी काम किया तो ऑब्वियस है रिलेशन पे थोड़ा बहुत काम किया था उन्होंने। फिर क्या किया, ए लॉजिशियन थे बर्ट्रांड रसल, उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एवरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी कैन रीड एज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो उसने जो मैंने पूरी स्टोरी सुनाई ना तुम्हें कि कैसे हम राम और रिलेशन जो उन्होंने निकाला था यंगर देन, वो हम चेक कर पा रहे थे कि कोई भी रिलेशन बना रहे थे वो एक रो से का सबसेट आ रहा था, या ए से बी को निकाल रहे थे रिलेशन, वो सबसेट आ रहा था किसका, एक रो से बी का। तो उसी तरीके से रसल ने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया, रसल ने ऑब्जर्व किया कि कैंटर के काम से और डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिशियन के काम से कि अगर हम रिलेशंस को एज ए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो बर्ट्रांड रसल ने क्या किया, उसको ये जो हमने आज जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये उनके काम से निकाल के एक सिंपल डेफिनेशन देने की ट्राई की। तो इसके बाद हम फिर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, बच्चों को ज़्यादा कोई डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके डेफिनेशन याद ना करने पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया, NCERT ने इस डेफिनेशन के, मॉडर्न जो भी बुक्स हैं वो इस डेफिनेशन को लेके चलती हैं रिलेशन की। और इस डेफिनेशन को समझने के लिए जिस हायर एजुकेशन में समझ जाते हैं हम, क्योंकि हम ऑलरेडी सेट और डिफरेंट डिफरेंट काम कर चुके होते हैं। बट 12th के बच्चे के 11th और 12th के बच्चों को समझने के लिए डायरेक्ट कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने समझाने के, अब मैंने आपको मेरी ओर से काफ़ी कोशिश की कि जनरल जो रिलेशंस हैं उनको मैथमेटिकल एज ए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख के हम उन सभी रिलेशन को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे कोई भी दो सेट दो, आप कोई भी आप रिलेशन दो किसी चीज़ के अंदर कि भाई कैसा भी रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की कोई बुक है, ठीक है, और दूसरी सेट मैं ले लूँ नंबर ऑफ़ पेजेस, तो मैंने बात करने की कोशिश की किस बुक में ज़्यादा पेजेस हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम क्या बात कर पाएंगे, एज ए ऑर्डर्ड पेयर की तरह से बात कर पाएंगे, उसको हम एज ए क्रॉस बी की सबसेट की फॉर्म में लिख पाएंगे। तो कोई भी कितने भी किसी भी चीज़ के बीच में, कितने भी सेट्स के बीच में, बाद में अभी यहाँ पे रिलेशन आया है जब दो सेट्स के बीच में हम रिलेशन बात करते हैं ना, ए और बी के बीच में, तो उसको हम रिलेशन तो बोलते हैं, पर जनरली हायर एजुकेशन में जब बात करोगे तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। जब तीन सेट्स के बीच में रिलेशन की बात होगी तो उसको बोलेंगे टर्नरी रिलेशन। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी करके काम कर रहे थे, जब तीन सेट आएंगे तो हम इस तरीके से ट्रिपलेट में काम करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हमें क्या है, सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन, या हम उल्ट ऐसे ही बोल सकते हैं एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ नोट्स के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चंस करने के जो, अगर हम जो आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे, 12th में सीधा डायरेक्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन आता है, बट 11th में अगर हम सीधा 12th में डायरेक्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप इसमें देख सकते हैं। पहले हम रिलेशन को समझेंगे, फिर ठीक उसके कुछ नोट्स और उसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन दी जो NCERT के अंदर है, और इसको मैंने बताया अभी कि 12th के अकॉर्डिंग सिर्फ रिलेशन बोलते हैं, बट आगे जाके इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन। पर अगर हम तीन सेट्स के बीच में रिलेशन की बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टर्नरी रिलेशन। ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, मान लेते हैं भरत राम का है, उस जो रिलेशन मैंने आर निकाला था उसका मैंने एक एलिमेंट उठा लिया। ठीक है, अगर मैंने ये बोल दिया कि रिलेशन के अंदर है, कि ये आर रिलेशन के अंदर है, तो ऑब्वियस है राम किससे रिलेटेड होगा,
सॉरी, भरत इज रिलेटेड टू राम। क्या हो जाएगा? भरत इज रिलेटेड टू राम। अगर मैं भरत को ए मान लूँ, राम को बी मान लूँ, तो मैंने बोला कि अगर ए कोमा बी किसी रिलेशन में जा रहा है तो उसका मीनिंग क्या है? ए इज रिलेटेड टू बी। वो जो रिलेशन आप जो भी आप रूल डिफाइन करोगे उसी के अकॉर्डिंग रिलेट करेगा कि ए इज रिलेटेड टू बी, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। इस कैपिटल जैसे यहाँ थोड़ा सा ए और बी स्मॉल लिखेंगे, आर थोड़ा कैपिटल लिखेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा ए क्या है, बी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका मीनिंग आप समझना है कि डायरेक्ट अगर मैं आपको लिख दूँ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाई ए इज़ रिलेटेड टू बी। अगर आपको ऐसा लिख रखा है तो आप इफ ओनली इफ कंडीशन है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है? ए रिलेटेड टू बी। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। क्योंकि अगर हम 12th और उससे आगे जाके हायर एजुकेशन में जाके हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जब रिलेशन का टॉपिक आएगा या जहाँ पे फंक्शंस होंगे वहाँ पे आपको डायरेक्ट ए आर बी ऐसा लिखा मिलेगा, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड में जाना चाहिए क्या है कि ए बी से रिलेटेड है। देन ऑब्वियस जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है कि ए कोमा बी उसके अंदर क्या होगा? आर के अंदर होगा। तो इससे हमने क्या समझ में आया? तो लेट ए आर इज ए रिलेशन इफ ए कोमा में बी बिलोंग्स टू आर, देन वी राइट ए इज रिलेटेड टू बी। जो मैंने अभी पूरी स्टोरी सुनाई कि ए कोमा बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है उससे हम क्या समझ सकते हैं कि ए क्या है? रिलेटेड टू बी। रिलेशन ऑन ए, अब देखो आपको ऐसा लिखा मिलेगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए हमने कोई सेट माना, बी हमने कोई सेट माना, तो अगर मैंने लिख दिया आर एक रिलेशन है कहाँ से? ए से लेके बी तक, तो आपको ऑब्वियस है कि वो आर क्या है? किससे है? ए से लेके बी तक, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अगर आपको ऐसा मिल जाए रिलेशन ऑन ए, ठीक है, क्योंकि टर्म्स ही काफ़ी मैटर करती हैं। आजकल सीबीएसई क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं आते बट लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा घुमा देता है लैंग्वेज को, इससे बच्चे कॉम्प्लिकेट थोड़ी से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दे रखा है तो हम समझ जाएंगे ए से लेके किस किस के बीच में है? बी के बीच में रिलेशन। बट अगर सिर्फ अकेला ये मिल जाए रिलेशन ऑन ए, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो रिलेशन है किसके बीच में है? आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है? आर क्या रिलेशन है? ए टू ए। अगर आर को एक रिलेशन है ए टू ए, मैंने बताया था अगर आर रिलेशन है कहाँ से? ए से ए, तो ऑब्वियस है वो क्या होगा? आर किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यस और नो? कोई दिक्कत? फिर क्या हुआ जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करते हैं कि अगर हमने दो ऑर्डर्ड पेयर लिए, जैसे ये ले लिया, मैंने बोल दिया अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, देन ऑब्वियस क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल होगा। दैट इम्प्लाई क्या होगा? ए इज इक्वल टू एक्स, और बी किसके इक्वल होगा? वाई के। बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
जो आपको 6th पॉइंट है यहाँ पे पीपीटी में मिस हो रहा है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पे ए कोई सेट है, सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे वो किसके ऊपर डिनोट करते, उससे हम किससे डिनोट करते हैं, क्या हो गया, एन ए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन ए से। तो अगर वैसे ही मैंने क्या माना कि अगर एक सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं पी, एक सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं क्यू, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो क्या आ जाएगा आंसर, पी मल्टीप्लाई क्यू। सीबीएसई अब छोटे से एमसीक्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अभी तो स्टार्टिंग है नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में, और नंबर ऑफ रिलेशन जब फाइंड करेंगे तो इसी का यूज़ कर पाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, आगे जाकर हम इसी से पता करेंगे कि ए क्रॉस बी के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं, उसी से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाल पाएंगे हम ए क्रॉस बी में। तो हमने क्या पता चला हमें यहाँ से कि अगर ए के अंदर पी एलिमेंट्स हैं और क्यू बी सेट के अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, पी मल्टीप्लाई क्यू। आगे चलते हैं हम। एक सेट ए है, ये 11th क्लास के सेट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं हम, कि एक सेट ए है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, m एलिमेंट्स हैं। तो उसने बोला कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के कितने टोटल सबसेट्स बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है वहाँ पे, 2 raised to पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। क्या मीनिंग हो इसका, 2 raised to पावर सॉरी अगर सेट ए के अंदर, पानी पी लेता हूँ भाई, इलेवंथ क्लास में हमने पढ़ा क्या कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास m, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 raised to पावर m। अब कहानी स्टार्ट होती है ए क्रॉस बी के ऊपर। मैंने माना कि ए सेट के अंदर क्या है, p एलिमेंट्स, बी सेट के अंदर क्या है, q एलिमेंट्स। अभी पीछे ही पढ़ के आए हम कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, p मल्टीप्लाई q। तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, किसी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो तो क्या करो कि 2 की पावर वो कर दो क्या, कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे ए क्रॉस बी के, तो हम क्या करेंगे, 2 raised to पावर जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, p मल्टीप्लाई q। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 2 raised to पावर p मल्टीप्लाई q। कोई दिक्कत। और अभी मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था, एवरी सबसेट ऑफ
A cross B is a relation देन ऑब्वियस हो जाएगा वो तो कि A क्रॉस B का हर सबसेट क्या होगा, एक रिलेशन होगा। तो A क्रॉस B में जितने उसके सबसेट्स होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे ऐसे भी। तो हम क्या करेंगे, सिंस एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज a relation from A to B, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B क्या हो जाएगा, 2 पी क्यू, कि जो सबसेट बना वही रिलेशन बनेगा। तो 2 क्या थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स थे, तो उतने ही क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा, 2 जो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कि एन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एंड एन बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात होगी यहाँ पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर इफ a इज इक्वल टू 5 हो जाए, तो अगर हमने जब a क्रॉस b डिफाइन किया था, तो उसने बोला कि a क्रॉस b में क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स, कि a बिलोंग्स टू a होगा कैपिटल A और b बिलोंग्स टू कैपिटल B होगा। अगर a ही 5 सेट हुआ, उस सेट के अंदर क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। इस केस में या तो a 5 हो या b 5 हो। उस केस में मान के चलते हैं क्या, कि a क्रॉस b, मान के ऑब्वियस होता है, a क्रॉस b क्या मान के चलते हैं, 5। क्या मान के चलते हैं, 5। देन ऑब्वियस b क्रॉस ए बी क्या होगा, 5 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैथमेटिक्स के अंदर मान के चलते हैं, अगर a और b में से कोई भी एक सेट 5 हो जाए, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 5 सेट, या मतलब एम्प्टी सेट। कि a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होती इन जनरल। अब इस जनरल का मीनिंग ध्यान से समझना आप, कि अगर a क्रॉस b मैंने लिखा नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि ये कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ इक्वल लिखते हैं या फिर हम इक्वल लिखते हैं, तो ऑब्वियस का मीनिंग क्या है, कि वो हर किसी सेट a और b, कोई भी सेट ले लो, अगर मैंने ये लिखा a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, इसका मीनिंग क्या होगा, कि a और b यूनिवर्स में जितने भी सेट हैं सभी के लिए a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल होंगे। पर मैंने यहाँ क्या लिखा, कि a क्रॉस b एंड b क्रॉस a नॉट इक्वल हैं, क्यों, इन जनरल मतलब कभी कभी हो सकते हैं, बट हमेशा के लिए, हमेशा ज़रूरी हो ज़रूरी नहीं है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कि a क्रॉस b और b क्रॉस a हमेशा इक्वल नहीं होते।
अगर हम मान के चलें कि ए भी क्या है, 5 सेट नहीं है, बी भी क्या है, 5 सेट नहीं है, और ध्यान से देखने की बात क्या है कि यहाँ मैंने ए और बी क्या है, दोनों क्या मान लिए, नॉट इक्वल टू 5। मतलब ऑब्वियस है दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। उसके बाद अगर बात करें आगे, या तो ए इनफाइनाइट सेट हो या बी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट 11th सेट चैप्टर मैंने पढ़ा क्या, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। इसमें कोई दिक्कत, ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। तो रिलेशन को समझने के लिए ए क्रॉस बी समझना पड़ेगा, और ए क्रॉस बी को अच्छे से समझने के लिए हमें उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में ध्यान रखना होगा। क्या, दोबारा से देखें तो हम अगर एक कोई भी दोनों सेट्स में एक 5 हो जाए, या ए हो या बी, या दोनों हो जाए तो भी हो जाएगा। ऑब्वियस है, उन्होंने मिनिमम कंडीशन दी क्या, या तो ए 5 हो जाए या बी 5 हो जाए, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या हो जाएंगे, 5 सेट। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। आप कोई भी एक एग्जांपल लेके, जैसे 1,2,3, बी माना मैंने 4,5, ठीक है। मैं यहाँ से निकालता हूँ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का 4 के साथ रिलेशन। हमने 1 को 4 के साथ अरेंज किया, फिर 1 को 5 के साथ, फिर 2 को, क्योंकि पहले देखो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट किसका होता था, ए का, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 4 1 5 डन, फिर 2 4 2 5 2 4 2 5, 2 का भी काम हो गया। अब क्या करेंगे हम, 3 से स्टार्ट, 3 4 एंड 3 5, ए क्रॉस बी आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए निकालने के लिए पहला क्या है, पहले क्या है यहाँ पे बी, तो पहला एलिमेंट किसका उठाएंगे, बी का, क्या होगा 4 4 कोमा 1 4 कोमा 2 4 कोमा 3, क्या होगा 4 कोमा 1 4 कोमा 2 4 कोमा 3, क्योंकि यहाँ जो पहले आएगा उसी के एलिमेंट्स पहली पोजीशन पे आएंगे। 4 कोमा 1 4 कोमा 2 4 कोमा 3, फिर क्या आएगा 5 से, 5 कोमा 1 5 कोमा 2 5 कोमा 3, जब मैंने इक्वलिटी की बात की थी ऑर्डर्ड पेयर में, मैंने क्या बात की थी कि ए कोमा बी अगर एक्स कोमा वाई के इक्वल कब होगा, इफ़ ओनली इफ ए एक्स के इक्वल हो, बी वाई के इक्वल। तो हमें अच्छे से पता है 2,3 नॉट इक्वल टू 3,2, ठीक है, कॉमन सेंस। तो अब चेक कर लो आप, 1,4 इसमें है, नहीं है। तो एक एलिमेंट अगर हम एक में है दूसरे में नहीं है, तो ऑब्वियस है दोनों सेट क्या हैं, इक्वल नहीं है। तो इससे हम पता कर सकते हैं क्या, इस एग्जांपल से क्या वेरीफाई कर पा रहे हैं हम, ठीक है, कि ए क्रॉस बी
और बी क्रॉस ए क्या हैं, जनरली इक्वल नहीं होते, पर काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ पे दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे काम करेंगे हम डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन और कोडोमेन ऑफ रिलेशन। जब हम रेंज, डोमेन और कोडोमेन की बात करते हैं रिलेशन में, आगे जाके जब 12th में बच्चे रेंज डोमेन में ही फंस जाते हैं, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ कि रेंज डोमेन और कोडोमेन के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर लिमिट्स में फंक्शन आगे जाके, मान लो कुछ चैप्टर्स को छोड़ दिया जाए तो आगे जाके फंक्शंस ही तो यूज हो रखे हैं पूरे इंटीग्रेशन के अंदर, पूरे डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। और डिफरेंट जितने भी चैप्टर्स हैं कहीं ना कहीं आपको फंक्शन मिल ही जाएंगे। फंक्शन मिलेंगे तो ऑब्वियस है उनकी डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के ऊपर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बाद में डोमेन रेंज पता होती है, डायरेक्ट आगे से स्टार्ट कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग से हम बिल्कुल आराम से समझेंगे कि डोमेन रेंज, और पहले रिलेशन की समझेंगे। रिलेशन का एक स्पेशल केस ही तो है फंक्शन, ठीक है। फिर आगे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या, कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन किसकी, फंक्शंस की। पहले हम किसकी सीखेंगे, रिलेशंस की, ठीक है। चलें। मैंने एक सेट लिया A 1, 2, 3, B सेट लिया 3, 4, 5, ठीक। ये दो सेट लिए। यहाँ पे हम ध्यान से देखो तो मैंने क्या लिखा है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। पहले रिलेशन निकाल लें, ठीक है। हम कोई भी मैं रूल दूंगा उसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन निकाल लेंगे। रिलेशन मतलब एक सेट निकाल लेंगे और उस सेट से देखेंगे रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होंगे। तो ये आर जो रिलेशन है, समझने की कोशिश करते हैं आर रिलेशन कहाँ से है। ये ए से लेके बी तक है, सिर्फ समझने की बात कर रहा हूँ। ए से लेके कहाँ तक है, बी तक है। मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया कि इस रिलेशन के अंदर, ऑब्वियस रिलेशन एक सेट है, बाद में तो सेट ही बनता है ना वो। तो एक सेट है, कंडीशंस क्या हैं कि ए, स्मॉल ए है वो कैपिटल ए सेट से जाएगा, बी है वो कैपिटल बी से जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं कंडीशन डाल देता हूँ क्या, कि ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी। ए क्या होगा, बी से छोटा होगा। अगर आपको मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दे दी रिलेशन की, रोस्टर फॉर्म निकाल के लेके आऊँगा, सेट चैप्टर में हमने पढ़ा है अच्छे से। देखो पहला एलिमेंट कहाँ से उठाना है, ए से। पहला एलिमेंट क्या है इस सेट का, मैं ए लेके चलता हूँ, ठीक। मैंने अगर यहाँ पे 1 लिया तो दूसरा एलिमेंट कहाँ से लूँगा, बी से। दूसरा एलिमेंट कहाँ से ले सकता हूँ, 3, 4, या 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ और 5 भी ले सकता हूँ। बट एक कंडीशन क्या है कि ए बी से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं हम, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। 3 रखा, अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई, पर सेट का रूल है कि फिर ये हर यहाँ पे जितनी भी कंडीशन है सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कंडीशन चेक करो, क्या ए लेस देन बी है, ए मतलब फर्स्ट पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वाले से छोटा है, 1, 3 से छोटा है, मतलब ये पास हो गया। ये ऑर्डर्ड पेयर इस सेट के अंदर आएगा या इस रिलेशन के अंदर आएगा। फिर मैंने
1 के साथ किसको चेक किया, 4 के साथ। 1 क्या है, ए का एलिमेंट, 4 क्या है, बी का एलिमेंट, और ए लेस देन बी है, 1 लेस देन 4 होता है, ये भी पास हो गया। ठीक है, फिर 1 के साथ हम किसके साथ काम करेंगे, 1 का 5 के साथ। अगेन 1 किससे है, ए से, 5 किससे है, बी से, और 1 इज लेस देन सॉरी 1 किससे छोटा है, 5 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास। कोई दिक्कत। अब फिर 1 का काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब किसकी बात करेंगे, 2 की। मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2 लिया। ठीक है, अब 2 के साथ मैं क्या रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ। ये मैंने पॉसिबिलिटी है ये रखने की, कौन सा रखा जाएगा वो इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा तो क्या 2 देखो ए से है, कंडीशन सेटिस्फाई, 3 किससे है, बी से, कंडीशन सेटिस्फाई। क्या 2 3 से छोटा है, ऑब्वियस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास। इसी के साथ 2 के साथ क्या रखेंगे, अब 3 रख लिया था, अब क्या रखेंगे, 4। ये दोनों कंडीशन फिर सेटिस्फाई कर जाएंगी, ये भी कर जाएगा 2 लेस देन 4। इसी तरीके से 2 5 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर आगे देखते हैं। फिर 2 के बाद किसकी बारी आई, 3 की। अब ध्यान से देखने की बात है, यहां से मैंने 3 उठाया, यहां से क्या उठाया मैंने, 3 उठाया। 3 विजिबल नहीं अच्छे से, ये विजिबल है, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से मैंने 3 उठाया, अब की बार ये भी पास हो चुका है। अब इसकी बारी, 3 के साथ 3 रख सकता हूँ, एक बार रख के देखता हूँ। ये 3 मैंने ए से उठाया, कोई दिक्कत, ये कंडीशन पास। ये 3 मैंने बी से उठाया, ये कंडीशन पास। क्या 3 3 से छोटा होता है, नहीं, 3 स्ट्रिक्टली लेस देन 3 नहीं होता, तो यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं आएगा, तो इस एलिमेंट को हटा देते हैं हम। थ्री के साथ ये 3 तो नहीं आया, चलो अब की बार ये पास नहीं हुआ। अब किसकी बारी है, 4 की। 3,4 रख सकते हैं, क्यों, 3 4 से छोटा है। फिर 3,5 रख सकते हैं, क्योंकि 3 5 से छोटा है। ठीक है, मैंने आर भी निकाल लिया, इसके साथ मैं एक रोस बी भी निकाल लेता हूँ, एक सेकेंड, इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। एक रोस बी बनाने में तो कोई रूल नहीं लगता, कार्टेशियन प्रोडक्ट में डायरेक्ट क्या उठाएंगे, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5। ठीक है, ऐसे ही 3 के साथ 3, 3 के साथ 4 एंड 3 के साथ 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमारा रिलेशन क्या आया, ये हमने रिलेशन लिया। इस रिलेशन को देख के हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालनी है इसकी। डोमेन क्या होगा, रिलेशन की डोमेन क्या होगी मेरे बच्चे, रिलेशन की डोमेन होगी जो रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं उनको एक सेट के अंदर रख लो। फर्स्ट पोजीशन में क्या है, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3।
उस रिलेशन की डोमेन क्या आ जाएगी, उस सेट के अंदर क्या एलिमेंट उठा लेंगे, फर्स्ट पोजीशन के, उस रिलेशन के निकालने, रिलेशन में जो सेट एलिमेंट्स आए, ऑर्डर्ड पेयर आए, उसके फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट्स। अब पता है सेट के अंदर 11th में पढ़ा है हमें, सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, अगर 1 1 को हम बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, 1 को एक बार लिख दिया काफ़ी है। तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3, कोई दिक्कत। रेंज क्या होती है बेटा, सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट्स होंगे वो किस में आ जाएंगे, रेंज में। क्या आया, 3 4 5, 3 4 5 एंड 4 5, सॉरी, रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगा, 3 4 5, ठीक है। और कोडोमेन क्या होती है बेटा, रिलेशन देखो कहाँ से कहाँ है। अगर रिलेशन ए से बी है, ये रिलेशन मैंने क्या बताया था, ए से बी है, तो जो सेकंड यहाँ पे जो होगी, जो भी सेट होगा वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन। अगर ये रिलेशन ए से ए होता बेटा, तो ए क्या हो जाती, कोडोमेन। ए से सी होता तो सी क्या हो जाती, कोडोमेन। अगर रिलेशन डी से एफ होता तो एफ क्या हो जाता, कोडोमेन। इसी तरीके से जो हमने रिलेशन डिफाइन कहाँ से किया है, से बी, मतलब बी क्या था, ये पूरा सेट, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 5। अब तुम्हें ये कंफ्यूजन हो सकती है इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कि देखो ए तो पूरा सेट है, यही जो डोमेन आई ये पूरा ए सेट आया, रेंज आई ये पूरा बी सेट आया, तो इसको मैं डोमेन मान लेता हूँ, इसको मैं रेंज मान लेता हूँ। बट नहीं, काफ़ी और डिफरेंट क्या बोलते हैं एग्जांपल्स लेंगे, तब ए क्या हो जाएगा, इससे डिफरेंट आ सकता है, होगा इसका सबसेट ही ए का, ठीक है, ये अलग आ सकता है, ये बी से अलग आ सकता है, बट ये फिक्स रहेगी कोडोमेन। यहाँ पे जो भी आएगा वही कोडोमेन है। और रेंज के जो सॉरी रिलेशन के जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं उसको अगर हम सेट में रख देंगे तो क्या बन जाएगी, डोमेन। और रिलेशन के जो सेकंड प्लेस पे एलिमेंट्स हैं उसको एक सेट में रख देंगे तो वो क्या बन जाएगी, रेंज। क्या बन जाएगी बेटा, रेंज। लिखो फिर आगे चलते हैं, पोज करके लिख सकते हो। Set of all first elements of ordered pair in a relation are on set A। सॉरी, इसको हम क्या लिखते हैं, रिलेशन आर फ्रॉम, जनरल कर देंगे ना, ये क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, रेंज ऑफ आर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल, राइटिंग ठीक है, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ
ordered pair in a relation R from A to B। कोडोमेन की हम डायरेक्ट बोल देंगे if R is a relation from A to B, then set B is called codomain of R। ये क्या है? ध्यान से समझने वाली बात है ये। आगे जाके ये चीज़ें काफ़ी चेंज कर देंगी। फंक्शन में डेफिनेशन तो इसी टाइप से रहेंगी, फिर थोड़ा सा फॉर्मुलेशन चेंज हो जाएगी इन चीज़ों की। तो अभी हमें रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन में सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है? डोमेन क्या होगा उस रिलेशन के अंदर। ये देखो मैंने यहाँ पे पिछले उस पर कहाँ गया, ए क्रॉस बी निकाला था। इससे मैटर नहीं करता है क्रॉस बी में क्या है, ये सिर्फ समझाने के लिए, दिखाने के लिए आपको कि ये इससे अलग है। उस आर में मैटर करता है। आर जो रिलेशन के अंदर, जो रिलेशन का जो सेट बना था, उसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स आएंगे उसको एक सेट में रख देंगे, वो डोमेन आ जाएगा। सेकंड प्लेस को जो एलिमेंट्स हैं उनको सेट में रख देंगे, रेंज आ जाएगी। और रिलेशन जहाँ से जहाँ तक है जो सेकंड प्लेस पे होगा उस पर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कोडोमेन। और एक इसमें बात ध्यान रखने वाली बात क्या है कि रेंज क्या होगी बेटा, रेंज हमेशा सबसेट होगा किसका, कोडोमेन। किसका, कोडोमेन। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये, जैसे 12th में टाइप्स ऑफ रिलेशन है, बट 12th के बच्चों को एक बार पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि अब 1 साल के गैप के बाद हम भूल जाते हैं चीज़ें। तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो जो भी NCERT का जो 11th क्लास में 2.1 और 2.2 है, वो दोनों कवर हो जाएंगे इसमें। हम आगे ऐसे करेंगे कि स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स NCERT से जो रिलेट होंगे उससे करेंगे। NCERT के बाद फिर CUT के क्वेश्चंस, फिर थोड़े NDA के क्वेश्चन, फिर बाद में हम इसी चैप्टर के IIT JEE के क्वेश्चंस करेंगे। तो उसी हिसाब से आगे जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उसको हम बताते जाएंगे एज ए नोट्स, एज ए डिफरेंट रिजल्ट्स। तो ऐसे ही एक्सटेंड करेंगे। और पूरा का पूरा 11th 12th का क्लास जो सिलेबस है, मैथ्स के साथ मैथ्स मैं कराऊंगा और फिज़िक्स दीपांशु सर करवाएंगे इसी चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं बेटा।